हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे अमेरिका में भारतीय दूतावास को घेरने की बड़ी तैयारी में खालिस्तानी आतंकी संगठन एसएफजे ने कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। दोस्तों, साथ में भारतीय राजदूत के खिलाफ आतंकी संगठन ने जहर उगल डाला है। तो वहीं बताएंगे बाइडेन की चुप्पी से नाराज हुए अमेरिकी हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे अगर हिंदू खत्म हो गए बांग्लादेश से तो तालिबान बन जाएगा बांग्लादेश। बताएंगे दोस्तों अमेरिका ने हालात पर क्या बातें कही हैं, क्या है बड़ी खबर। दोस्तों, आखिर भारत बांग्लादेश तीस्ता जल बंटवारे पर संकट क्यों मंडराने लगा है। यूनुस सरकार के मंत्री ने भारत बांग्लादेश तीस्ता प्रोजेक्ट पर क्या बयान ऐसा दे दिया है जिससे वाकई में हड़कंप मच गया है। तो वहीं क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश ही भेजेगा अपना भारत। अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री ने कर दिया बहुत बड़ा दावा। बताएंगे क्या दावा किया गया है। तो वहीं 15 अगस्त को 19 बम धमाकों की बहुत बड़ी योजना को विफल कर दिया गया है। उग्रवादी संगठन उल्फा ने खुद बताई है उसकी असली वजह। बताएंगे दोस्तों वो 19 जगहों पर बम धमाके कहां पर होने वाले थे और कैसे विफल हुआ है। दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अमेरिका में भारतीय दूतावास को घेरने की तैयारी में खालिस्तानी आतंकी संगठन एसएफजे ने कर दिया है बड़ा ऐलान। क्वात्रा के खिलाफ उगला जहर। दोस्तों, अमेरिका की जमीन पर मौजूद आतंकी सिख समूह लगातार भारत के दूतावास और कॉन्सुलेट के खिलाफ खुलेआम धमकी दे रहे हैं। प्रतिबंधित आतंकी समूह सिख फॉर जस्टिस ने एसएफजे ने 15 अगस्त को वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास की घेराबंदी करने की घोषणा की। एसएफजे ने अमेरिका में नवनियुक्त भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के खिलाफ अमेरिकी विदेश विभाग को पत्र लिखकर शिकायत भी की है। आतंकी संगठन ने भारतीय राजदूत को प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय दमन नीति का निर्माता बताया है। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी घेराबंदी के बारे में जानकारी दी। दरअसल संगठन ने क्वात्रा की मौजूदगी को अमेरिका में मौजूद खालिस्तान समर्थक समूहों की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत से बाहर मौजूद सिखों के खिलाफ हिंसक अपराधों में हिस्सेदार भी बताया है। हालांकि फिलहाल घेराबंदी कर नहीं पाए। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें जो बाइडेन की चुप्पी से नाराज हुए अमेरिकी हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे अगर बांग्लादेश से हिंदू खत्म हुए तो तालिबान बन जाएगा बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि उनका देश बांग्लादेश के मामले में भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के संपर्क में है और चाहता है कि वहां हो रही हिंसा समाप्त हो। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम बांग्लादेश में हिंसा को समाप्त करने, जवाबदेही और कानून के शासन के सम्मान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो शेख हसीना सरकार को बेदखल किए जाने के बाद बांग्लादेश की स्थिति पर भारत और अमेरिका के बीच संवाद के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। पटेल ने कहा कि हम बांग्लादेश में हाल की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए अपने भारतीय भागीदारों के साथ साथ क्षेत्र के अन्य देशों के साथ संपर्क में हैं। तो वहीं फाउंडेशन ने भड़कते हुए कहा कि ताजा खबरों के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन हमलों की लगातार खबरों के बावजूद भी बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। फाउंडेशन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अभी कार्रवाई की मांग करें। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर राष्ट्रपति बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चुप्पी अस्वीकार्य है। जहां चली गई घर और मंदिर नष्ट हो गए फिर भी हमारी अमेरिकी सरकार की ओर से कोई निंदा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति बाइडेन और उनके सलाहकारों को यह एहसास होगा कि अगर बांग्लादेश अपने आखिरी 8% हिंदुओं को भी खो देता है तो वो एक तालिबान देश बन जाएगा। उसके बाद उसका क्या परिणाम होगा वो पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका जानता है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिकी हिंदू समुदाय वाकई में बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है दोस्तों, और लगातार राष्ट्रपति बाइडेन की उस पर जवाब देने के लिए बात रखने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों वहीं आपको बड़ी खबर बता दें इसी से जुड़ी, बांग्लादेश से ही जुड़ी, जहां भारत बांग्लादेश तीस्ता जल बंटवारे पर बड़ा संकट। यूनुस सरकार के मंत्री ने आखिर क्यों कही ये बात बता दे। एक महीने पहले बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी। चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान हसीना ने कई अहम समझौते किए। तीस्ता नदी के जल के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। लगा था कि लंबे समय से चला आ रहा ये विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव हुआ है। आप जानते ही हैं शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आ चुकी हैं। सेना की देखरेख में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। शुरुआत में उन्होंने तीस्ता जल बंटवारा समझौते को लेकर भारत पर दबाव बढ़ाया। उनकी स्पष्ट मांग है कि हमें भी तीस्ता जल का उचित हिस्सा चाहिए। इस दिन बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन समेत विभिन्न देशों के राजनयिकों से मुलाकात की। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ भी बैठक हुई। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में तौहीद ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ बैठक में तीस्ता जल में उचित हिस्सेदारी की मांग की गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा मुझे
मुझे पता है कि पानी कम है, वो भी नहीं जो एक देश के लिए जरूरी है, लेकिन वहाँ है अगर 100 क्यूसेक पानी है तो भी क्या आप हमें उसमें से 30 क्यूसेक पानी नहीं दे सकते? हमने भारतीय पक्ष को यही बताया है, ये कहना है दोस्तों यूनुस सरकार के मंत्री का। बहरहाल क्या शेख हसीना के नहीं रहने से भारत बांग्लादेश तीसरा जल बंटवारे पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है? आपकी इस पर क्या निजी राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। तो वहीं बता दें, क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेगा भारत? अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने गुरुवार को शेख हसीना को वापस देश लौटने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर फैसला लेगी, क्योंकि उनके खिलाफ मामले दर मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राइटर्स को दिए इंटरव्यू में तौहीद हुसैन ने कहा कि हम अटकलें नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन शेख हसीना के खिलाफ कई मामलों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अंतिम निर्णय देश के गृह और कानून मंत्री पर निर्भर है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि शेख हसीना राजनीतिक शरण के लिए विकल्प तलाशते हुए दिल्ली में रह रही है, जिससे पड़ोसी देश भारत के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो रही है। मुझे यकीन है कि भारत इन सब चीजों का ध्यान रखेगा। हालांकि उन्होंने इस मामले को लेकर डिटेल में कुछ भी जानकारी नहीं दी। मोहम्मद तौहीद हुसैन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार हैं। तो वहीं बता दें, शेख हसीना को कहां भेजा जाए, ये भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है दोस्तों। भारत बहुत तगड़ा वाला टेंशन में फंस चुका है। दरअसल शेख हसीना के खिलाफ एक वकील को 2015 में जबरन गायब कराने से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है। अब ऐसे में लगातार शेख हसीना के खिलाफ हो रहे दर्ज मुकदमे भारत के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। 2016 में इसमें तेजी लाने को लेकर बदलाव भी किया गया था। बांग्लादेश शेख हसीना को एक भागा हुआ अपराधी बताकर भारत से उन्हें वापस भेजने की अपील कर सकता है, क्योंकि शेख हसीना अब एक आम नागरिक है। ऐसे में भारत के सामने एक राजनयिक चुनौती आ सकती है दोस्तों। ऐसे में वाकई में किसी भी कीमत पर भारत को बांग्लादेश शेख हसीना को छोड़ना पड़ सकता है, नहीं तो भारत की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो वहीं आपको बता दें, 15 अगस्त को 19 बम धमाकों की बड़ी योजना हुई विफल। उग्रवादी संगठन उल्फा ने खुद बताई है इसकी वजह है दोस्तों प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ असम इंडिपेंडेंट यानी उल्फा आई ने गुरुवार को दावा किया कि उसने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य भर में 24 स्थानों पर बम लगाए हैं। इससे पुलिस और जनता में खलबली मच गई। पुलिस के बम निरोधक दस्तों ने कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और बम जैसी कई वस्तुएं बरामद की। किसी भी स्थान पर कोई विस्फोट नहीं हुआ और कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। बम लगाने की धमकी तक सार्वजनिक हुई जब संगठन ने राज्य के कुछ मीडिया हाउस को भेजे गए एक बयान में इसका जिक्र किया। उल्फा आई ने पीटीआई समेत मीडिया घरानों को भेजे गए ईमेल में दावा किया है कि उसके बम तकनीकी समस्या के कारण नहीं फटे हैं। उल्फा आई के प्रचार विंग के सदस्य ईशान ओसोम ने द्वारा जारी बयान में ये बात कही गई है कि 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सशस्त्र विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी दोस्तों, यानी कि 24 जगहों पर बम लगाए गए थे जिनको असफल कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, न्यूयॉर्क में 16,000 लोगों के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी जी। अमेरिकी दौरे को लेकर आई बड़ी जानकारी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने भारतीय अमेरिकी समुदाय के विशाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लगभग 16,000 लोगों की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम का आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाना है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के लिए न्यूयॉर्क आएंगे। इस समारोह से इतर न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में विशाल सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना है। नसाउ कोलिजियम में प्रस्तावित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में 26 सितंबर को उनका संबोधन होगा। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कार्यकाल में पदभार संभालने के कुछ महीने ही बाद सितंबर 2014 में आयोजित कार्यक्रम में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में विशाल सभा को संबोधित किया था। दोस्तों बता दें, वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब की बरसी मनाने जा रहे अवामी लीग कार्यकर्ताओं पर बड़ा हमला। 100 से भी ज्यादा अस्पताल में भर्ती। दोस्तों बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और उनके देश छोड़ने के बाद 1.5 दशक में पहली बार 15 अगस्त को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या की बरसी पर कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। ढाका के धानमंडी रोड नंबर 32 क्षेत्र स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे अवामी लीग कार्यकर्ताओं को पीटा गया, जिसके बाद 100 से भी ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 15 अगस्त 1975 को इसी आवास पर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले और उस समय राष्ट्रपति रहे शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के लगभग सभी सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। केवल उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रिहाना की जिंदा बची थी, क्योंकि वे देश से बाहर थी। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी को लाठी डंडों और पाइप से पीटा गया। एक दिन पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख मुजीब की हत्या की बरसी पर होने वाली छुट्टी रद्द कर दी थी। तो दोस्तों वहीं बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। इंदिरा गांधी
गांधी जैसी कार्रवाई में संकोच न करे मोदी। जी हां, कांग्रेस के मुस्लिम विधायक ने ये बड़ी अपील की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस के एक मुस्लिम विधायक ने पीएम मोदी जी से खास अपील की है। शिवाजी नगर के कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है कि वे इंदिरा गांधी की तरह निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने में संकोच न करे। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचारों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कर्नाटक के कांग्रेस विधायक ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 1971 की तरह निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जी हाँ, रिजवान अरशद ने मोदी जी को लिखे पत्र में कहा कि मैं आज आपको भारत के एक चिंतित नागरिक के रूप में ये पत्र लिख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हाल की खबरों और वीडियो से बहुत व्यतीत है, जिसमें बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल और क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रकाश डाला गया है। ऐसे में दोस्तों आगे इन्होंने वही बात कही जो हमने आपको बताया है, तो वही बता दें, शेख हसीना और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी हो। जी हाँ, खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी की है ये मांग। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने गुरुवार को देश भर में बैठक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हालिया हिंसा के लिए बर्खास्त नेता शेख हसीना और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी और मुकदमे की मांग की है। आपको बता दें, ढाका महानगर में बीएनपी के विभिन्न कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित हुए, जिसमें उन्होंने मांग की है कि खालिदा जिया की पार्टी की तरफ से हमारी मांग है कि शेख हसीना और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, सऊदी के अरब के प्रिंस की जान को है खतरा, एमबीएस ने जताई हत्या की आशंका। दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस की अब बात जान पर बनाई है, एमबीएस ने जताई है हत्या की आशंका, बताया कब होगी मारने की कोशिश। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी जान को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि इजराइल के साथ संबंध सुधारने के कारण उनकी हत्या की साजिश रची जा सकती है। प्रिंस सलमान ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से कहा कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ एक बड़ी डील करने जा रहे हैं, जिसमें सऊदी और इजराइल के संबंधों को सामान बनाने पर जोर है। यह डील सऊदी अरब के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रिंस सलमान ने मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या का उदाहरण देते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने पूछा है कि आखिर अमेरिका ने अनवर सादात की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया था, जिनकी शांति समझौते के बाद हत्या कर दी गई थी। प्रिंस सलमान ने इजराइल के साथ किसी भी समझौते में फलस्तीनी देश के लिए एक स्पष्ट क्लियर रास्ता शामिल करने की मांग की है। गाजा में युद्ध के कारण अरब देशों में इजराइल के प्रति गुस्सा बढ़ा है, जो इस डील को और भी जटिल बना रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल फलस्तीनी देश के लिए कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है, जिससे प्रिंस सलमान नाराज है। तो दोस्तों वहीं बता दें, यूक्रेन ने दे दी रूस को बहुत बड़ी चोट, पहले देश में घुसा, अब उसका $36 मिलियन वाला फाइटर जेट को मार गिराया। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन ने चोट पर ही चोट दे दिया है। बड़ी खबर, पिछले 2.5 साल से जारी जंग में यूक्रेन पहली बार लड़ाई को रूसी जमीन पर ले जाने में कामयाब रहा। इस बीच यूक्रेन की सेना ने बुधवार यानी 15 अगस्त को दावा किया है कि उसकी सेना ने कुर्स्क इलाके के ऊपर रशिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक को मार गिराया है। दोस्तों, बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने 15 अगस्त को एक टेलीग्राम पोस्ट में लिखा कि यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने रूसी दुश्मन के सुखोई 34 बम वर्षक विमान को नष्ट कर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि विमान में आग लगी है और मलबा भी है। जी हाँ, जिसने पूरे रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को चौंका तो दिया है, दिल में गहरी खाई कर दी है। दोस्तों, यूक्रेन ने पुतिन के, तो वहीं आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि रशिया ने 8 महीने में जितना यूक्रेन की जमीन को नहीं कब्जा पाई, दोस्तों जितना कब्जा नहीं कर पाई, 8 महीने में रशिया 8 दिन में मात्र यूक्रेन ने छीन ली रशिया की जमीन। जेलेंस्की की सेना की ताकत को देखकर वाकई में हिल गए होंगे व्लादिमीर पुतिन। ऐसे में दोस्तों एक चीज तो समझ में आती है कि कभी भी किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। बहरहाल इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं बता दें, ईरान से लेकर अमेरिका ने दी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आखिर किस देश ने क्या कहा, आपको बता दें, कल देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसी बीच अमेरिका, ईरान, इटली समेत कई देशों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई संदेश भेजा। उन्होंने इतालवी भाषा में लिखे एक्स पोस्ट में पीएम मोदी को टैग करते हुए कहा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं भारत के लोगों और विशेष रूप से फॉलो करने वाले अनेक भारतीयों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। इटली और भारत के बीच एक मजबूत रिश्ता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर बेमिसाल उपलब्धियां हासिल करेंगे। हमारी रणनीतिक साझेदारी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों ब्रिटेन में भी शान से तिरंगा फहराया गया। भारत की आजादी का जश्न 7 समंदर पार देखा गया। दोस्तों, ब्रिटेन में भारतवंशियों ने 15 अगस्त के मौके पर लंदन के इंडिया हाउस में भी ध्वजारोहण किया। जी हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तक ने बधाई संदेश देते हुए कहा कि दोनों देश एक गहरा रिश्ता साझा करते हैं जो
लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानव गरिमा के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता पर आधारित। ऐसे में दोस्तों हम हर देश के इन बधाई संदेश को आपको नहीं बता पाएंगे, बस हम आपको नाम लेकर बताते हैं कि किन्होंने बधाई संदेश दिया। अमेरिका के बाद नॉर्वे और नॉर्वे के बाद ईरान तक ने भारत को शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों ऐसे में आप लोग इन देशों को भारतीय होने के बिहाफ पर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कहना मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, भारत को ऐंठ दिखाने वाले मुइजू ने अब भारत के सामने झुकने के बाद भारत को बधाई संदेश में बड़ा ही खास संदेश भेजा है। दोस्तों मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और नई दिल्ली और माले के रिश्तों का मजबूत रिश्ते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास में निहित हमारी अस्थायी मित्रता मालदीव और क्षेत्र में समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित हुई है। जैसा हम भविष्य में देखते हैं, मुझे विश्वास है कि हमारी साझेदारी मजबूत होती रहेगी, जिससे आपसी समृद्धि और साझा लक्ष्य प्राप्त होंगे। ऐसे में बधाई तो नॉर्मल माना जा सकता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो इन्होंने इतिहास से लेकर के अब तक भारत के साथ अच्छे संबंध की बात की है, वो वाकई में दिखाता है कि कैसे मुइजू चीन से परेशान हो चुके हैं और मालूम पड़ चुका है कि मुइजू का अब कोई भारत के अलावा सहारा बचा नहीं है और समय रहते मुइजू का कल आ चुकी है और तभी वो फिर से एक बार भारत की शरण में आए हैं। ऐसे में मुइजू को स्पेशली थैंक्स कर दीजिएगा आप लोग। तो वहीं आपको बता दें, भारत के बॉर्डर्स की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से झूम उठा अटारी बॉर्डर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में दिखा जवानों का शौर्य। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस पर गुरुवार शाम अटारी सीमा पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखने आए लोगों में अलग ही जोश देखने को मिला। रिट्रीट सेरेमनी से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब की संस्कृति और वहां के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं इस दौरान बीएसएफ जवानों का जोश हाई रहा। हजारों की संख्या में पहुंचे सैलानी हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों से बीएसएफ के जांबाजों का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों कमेंट में आप लोग बिल्कुल भी ये बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों ने स्वतंत्रता दिवस कल कैसे एंजॉय किया, कैसे सेलिब्रेट किया, जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आपने भी ध्वजारोहण किया या नहीं, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, इजराइल के दुश्मनों के लिए अमेरिका ने तैयार किया $20 बिलियन का प्लान। जी हाँ, फाइटर जेट्स, मिसाइलें और गोला बारूद जैसी हथियारों का जमा किया जखीरा। दरअसल हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच ईरान ने मिडिल ईस्ट में तनातनी बढ़ा दिया। ईरान की ओर से बड़े हमले की आशंका के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बुधवार को इजराइल को $20 बिलियन से ज्यादा के प्रमुख हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसमें नए F-15 लड़ाकू जेट और हजारों टैंक और मोर्टार गोले शामिल हैं। ये डील ऐसे समय में हुई है जब बाइडेन ने 10 महीने से चल रही जंग के बाद इजराइल और हमास पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना डाला। दोस्तों तो वहीं बता दें, स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर खबर, राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बैठाने पर हुई बड़ी सियासत। कांग्रेस ने कहा इससे जननायक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों बता दें, कांग्रेसी सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बैठाने पर लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रियो श्रीनेत ने कहा कि नेता विपक्ष को स्वतंत्रता दिवस समारोह में 5वीं लाइन में बैठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा भी दिखाई है, लेकिन इससे जननायक को फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेमानी है। सुप्रिया ने आगे कहा कि आपके और आपके सरकार के मन में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कोई सम्मान नहीं है। विपक्ष के नेता की रैंक कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। पहली लाइन में सारे मंत्री बैठे थे, सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 5वीं लाइन में बैठाया गया था। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान आया है कि हम ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना चाहते थे, इससे हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन क्या अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर उन्हें सम्मान नहीं देना चाहते थे? ऐसे बयान आपकी कलाई को खोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा करने के लोगों के मुद्दों को उठाता है। दोस्तों ये कहते हुए फायर हुई है कांग्रेसी नेता सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी पर, मोदी जी पर। बहरहाल दोस्तों, जबकि रियलिटी क्या है वो हमने आपको बता दिया है। अगर आप भी मानते कि बेफिजूल का इसको इश्यू बना रही है कांग्रेस पार्टी, तो अपनी राय देना मत भूलिएगा। दोस्तों तो वहीं बता दें, लगातार 8वीं बार तिरंगा फहराकर योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया ये काम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 8वीं बार झंडा फहराया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के नाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दर्ज हो चुका है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने लगातार 8वीं बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों के अटूट विश्वास और समर्थन को दर्शाती। ऐसे में दोस्तों आप लोग योगी जी को कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, अपराध का दल बन गया है। आरजी कर अस्पताल तैनात करे केंद्रीय बल। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार को लिखी है चिट्ठी। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी का वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को एक पत्र लिखकर कोलकाता स्थित आरजी कर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में केंद्रीय अर्धसैनिक
अधिक बलों की तैनाती की मांग की है। अधिकारी का ये कदम हाल ही में अस्पताल में हुई एक बड़ी घटना के बाद आया है, जिसमें भीड़ द्वारा कथित तौर पर तोड़ फोड़ की गई थी। उन्होंने इस घटना को राज्य सरकार की नाकामी और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की करतूत बताया है, जिन्होंने कथित तौर पर अस्पताल में सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तो दोस्तों इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी तक से इस्तीफे की मांग कर दी है। सीएम आवास तक निकाला जाएगा कैंडल लाइट मार्च। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के मामले के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। दोस्तों इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि पार्टी की महिला शाखा द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास तक कैंडल लाइट मार्च निकाला जाएगा। भाजपा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। क्या भाजपा नेता द्वारा ये मांग दोस्तों वाकई में सही है? बताना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि जो ये इंसिडेंट हुआ है दोस्तों पश्चिम बंगाल के इस मेडिकल अस्पताल में, वाकई में इसने सबके दिलों को झकझोर दिया है, सबों की रूह को कपा दिया। दोस्तों वो खबर सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। तो वही बता दें, कैलाश गहलोत ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बता दिया स्वतंत्रता सेनानी, तो भड़की बीजेपी ने किया पलटवार। जी हाँ, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित किए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने तिरंगा फहराकर इसको लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया। लेकिन इस समारोह के दौरान परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में सीएम केजरीवाल को फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी बताकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। कैलाश गहलोत ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री केजरीवाल और सिसोदिया के गुणगान करने के साथ केजरीवाल को आधुनिक युग का स्वतंत्रता सेनानी करार दिया, जिसको लेकर अब विपक्षी बीजेपी ने उनके साथ पूरे आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। तो दोस्तों वही बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में। वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जय हिंद, जय भारत।